अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास गुजरांवाला बोर्ड ग्रुप 2 सॉल्व कर रहे हैं 2022 पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ 80 शर्ट्स इन रुपीज दिस व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 30 सच शर्ट्स। आपको 80 शर्ट्स की कीमत दी हुई है, इतने रुपए की आई थी। अब आपने बताना है 30 की, यानी 30 शर्ट्स कितने की आएंगी। एक तो प्राइस है और दूसरा शर्ट्स है, तो इधर मैं लिख लूँ प्राइस या रुपीस। प्राइस है, प्राइस आपकी रुपीस में है, ठीक है। दूसरा शर्ट्स का है, SHIRTS शर्ट्स, ठीक है। द प्राइस ऑफ 80 शर्ट्स, कितनी शर्ट्स थी 80 शर्ट्स, तो प्राइस थी यूनिट 10 100 1000 10,000 यानी 22,000 रुपीज़ की आई हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 30 सच शर्ट्स। अब आपने 30 शर्ट्स खरीदनी है तो उसकी प्राइस आपने बतानी है। अब आपने कम शर्ट्स खरीदनी है तो वो कम पैसों की आएंगी, ठीक है। ये एक मैंने लिंक बना दिया। दोनों एरो ऊपर जाएं या दोनों एरो नीचे आएँ, दोनों एरो ऊपर जाएं या दोनों एरो नीचे आएँ, तो वो क्या, वो कौन सी प्रपोर्शन होती है, वो डायरेक्ट प्रपोर्शन होती है, ठीक है। अब आपने क्या जिस तरीके से वैल्यू लिखी है उसी तरीके से नीचे एरो लगाएं, उसी तरीके से वैल्यू लिखेंगे। 22,000 1 2 और 3 ओवर एक्स, एक्स के बाद इक्वल का साइन आएगा। अब 80 है तो 80 लिखूंगी ओवर नीचे 30 लिख दूंगी, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 22,000 को 30 से और 80 को x से। आप चाहे 80x इस तरफ ऐसे लिख लें और दूसरी तरफ क्या वैल्यू आएगी, ये 22,000 को किससे हमने करना है 80 से मल्टीप्लाई करना है। आप चाहे एक बार में मल्टीप्लाई करके लिख लें और बाद में डिवाइड कर दें, चाहे इकट्ठी कर दें, तो मैं इधर इकट्ठा ही करने लगी हूँ। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी इस तरह से और नीचे आ गई 80, ठीक है। अब मैं इसे इकट्ठा कैलकुलेटर पर डिवाइड करूँगी। अब मेरा कैलकुलेटर कहीं मिसहैप हो गया, मैंने मोबाइल पे लिया है, इसी तरह का ही होता है। अच्छा जी, आप देखें वैल्यूज लिख ली हमने, 30 है। अब मल्टीप्लाई बाय किससे करना है 30 से, तो वो क्या वैल्यू आ गया 6 और 1 2 3 4 और 5, 4 से भरा है। इसको हमने डिवाइड कर देना है अब, डिवाइडेड बाय 80, तो वो 8250 यानी 8,250 रुपये की आपकी शर्ट्स आएंगी। आपको शर्ट्स बताना था कि कितने की आएंगी और आपको कितनी दी हुई थी वैल्यूज़ एक की, यानी 8,250 रुपये की आएंगी। गुड, ठीक आंसर आया आपका 8,250 रुपये। तो क्या फाइंड किया था शर्ट्स, तो यहाँ पर लिख रुपीज़ फाइंड की थी प्राइस आपने, तो इसे रुपीज़ में लिखते हैं 8,250 RS रुपीज़। इतने रुपए की आएंगी 30 शर्ट्स, 80 शर्ट्स इतने की आई थी तो 30 इतने की आएंगी। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ उशर ऑन रुपीज़ ऑन आ राइस क्रॉप। ये आपकी एग्जाम्पल है। Calculate the amount of usher on a rice crops of weight this produced by artificial resources if the price of 40 kg rice is this। अब उन्होंने क्या है कि उशर फाइंड करें, आपके पास 40 kg राइस की वैल्यू दी हुई है। द प्राइस ऑफ 40 kg राइस, 40 kg राइस 2,000 के थे, यूनिट 10 100,000 जी, 2,000 रुपीज़ के थे आपके पास, प्राइस ऑफ 40 kg राइस। अब 1 की कीमत आपने फाइंड करनी है। जब आपको पता है 1 की कीमत फाइंड करनी है तो हम इसको डिवाइड करते हैं। एक चीज़ की कीमत निकालनी हो ना तो हम इसको डिवाइड करते हैं। अब ये 0 इस 0 से कट भी सकता है। अगर आपको कटिंग मुश्किल लगती है तो आप इसी तरह कैलकुलेटर लें और उसके ऊपर लिखें 2,000 डिवाइडेड बाय 40, तो वो आपको दे देगा 50, ठीक है। आपको एक किलो चावल 50 रुपये के आए और 40 किलो 2,000 रुपये के आए, ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि 3,000 kg हमने चावल ख़रीदने हैं तो उसकी प्राइस बताएं। वो आप इसको 3,000 को 50 से ज़रब देंगे, 3,000 kg ख़रीदने हैं तो कितने के, 1 kg की कीमत 50 थी तो इसे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप फिर 3,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 50 लिखेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। कितने सिफर हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, यूनिट 10 100 1000 10,000 और
लाख, ढाई सैकड़ा, ज़्यादा, हज़ार, लाख जी, 1,50,000 रुपीज़। अब इस पर वो कह रहे हैं आपको कि अमाउंट ऑफ उशर, यानी अब आपने इसके ऊपर उशर फाइंड करना है। वो ये कौन से थे रिसोर्सेज से थी, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पे थी। अब आपको पता है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पर उशर की वैल्यू 5% होती है। अब आपको ये भी पता है कि परसेंटेज को हटाकर हम क्या लिखते हैं नीचे 100 और मल्टीप्लाई बाय, अब ये वैल्यू है आपके पास 1,50,000, 1 2 3 4 सिफर है, 1 2 3 एंड 4। अब मैं इसी तरह से करने लगी हूँ जिस तरह पहले करती हूँ, वैसे तो सिफर सिफर से काट देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं वो फिर इसको डिवाइड कर देती हैं दो बार। तो अब 5 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 0.05, इसको आपने मल्टीप्लाई 0.05, ठीक हो गया। अब आपने इसे मल्टीप्लाई करना है 15, क्या लिखा हुआ है, कितने सिफर हैं, 1 2 3 और 4, 5 के बाद 1 2 3 और 4, तो ये आपके पास आ गया 7,500 रुपीज़। अमाउंट आ गई 7,500 रुपीज़। ये आपका आंसर है, अमाउंट ऑफ उशर। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट रुपीज़ दिस एज प्रॉफिट जी अमंगेस्ट 3 पीपल, 3 लोगों में ये प्रॉफिट आपने डिवाइड करना है, उनमें रेशो है 3 4 और 5। पहले टोटल प्रॉफिट लिख लें, या टोटल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है आपके पास जस्ट 720। अब वो आपसे कहते हैं कि इनमें गिवन रेशो 3:4:5 है, सम ऑफ रेशो और ATIO, सम ऑफ रेशो 3:4:5, ठीक हो गया। 5 4 9 10 11 और 1 12, 12 आ जाएगा, हाँ जी, 4 5 6 7 7 5 12, ठीक है, 12 आ गया। आप वो कह रहे हैं इन 3 लोगों में 720 रुपये आपने तकसीम करने हैं, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन, प्रॉफिट ऑफ सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, पहले शख्स को कितने मिलेंगे, उसकी रेशो पहले की क्या थी 3, सम ऑफ रेशो 12, 3/12, प्रॉफिट था 720, ठीक हो गया। अब मैं इसे कैलकुलेट करती हूँ, पहले मैं दूसरा भी लिख लूँ, PROFIT, प्रॉफिट ऑफ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का क्या, सेकंड रेशो थी 4, सम ऑफ रेशो थी 12 और वैल्यू थी 720। अब थर्ड में लिखने लगी हूँ, प्रॉफिट ऑफ PROFIT, प्रॉफिट ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन की रेशो 5 थी, सम ऑफ रेशो 12 थी, मल्टीप्लाई बाय 720, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दें, 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 720, तो वो 180 आया। पहले को इतने पैसे मिलेंगे, ठीक हो गया। अब 4 डिवाइडेड बाय 12, ये तो इतने ज़्यादा वैल्यू हो रही है, कोई नहीं, आप कैलकुलेटर पर नीचे मल्टीप्लाई कर दबाएं और फिर 720 लिख दें, तो ये रुपीज़ आपके पास आ गया 240, दूसरे को 240 रुपये मिले। अब तीसरे का देख लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 12, ये भी ढेर सारी वैल्यू आ रही है, इक्वल प्रेस किया, आप मल्टीप्लाई 720, तो ये कितनी आ गया आपके पास 300 रुपीज़, 300, सही है। एक शख्स का प्रॉफिट 180 था, दूसरे का 240 था और थर्ड का 300 था। आपके पास प्रॉफिट, ये आपका 3.3 का क्वेश्चन है, आई थिंक कौन सा वाला है जी, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये बहुत आसान था क्वेश्चन, जस्ट थोड़ी थोड़ी वैल्यूज दी थी और उसका प्रॉफिट उन्होंने पूछा हुआ था। 3.3 का 3 है, 180, 240 और 300 जी, ठीक है आपका क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिस जवेद इन्वेस्ट इन सेविंग स्कीम ₹800 at 6% per annum and rupees this at 7% per annum, what is her total amount of profit
एज दीज टू इन्वेस्टमेंट। दो इन्वेस्टमेंट इसने की हैं। पहली इन्वेस्टमेंट में दोनों में टाइम वन ही है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो की थी उसमें आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 800 है। फिर उसने सेकंड इन्वेस्टमेंट की तो उसमें पी आपके पास 1200 है। ठीक है, फिर एक दफ़ा रेट आपके पास 6 है और दूसरी दफ़ा रेट आपके पास 7 है। आप इन दोनों का पहले आप प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों प्रॉफिट्स को आप ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको टोटल अमाउंट या टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था दोनों इन्वेस्टमेंट में। दो इन्वेस्टमेंट है तो पहली का प्रॉफिट और दूसरे का प्रॉफिट, क्योंकि इनका टाइम डिफरेंट है तो इसलिए इन्हें अलग अलग करना पड़ेगा। पी की वैल्यू 800, P1 आपके पास 800 था, R1 आपके पास 600 था। 100% को ख़त्म करके नीचे 6 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.06। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड इन्वेस्टमेंट आपने की है, इसमें P2 है और आपके पास 1200 है। दूसरी और आपके पास 7% था, परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे 100 लगाया, 7 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.07 आ गया। ठीक हो गया। अब मैं इन प्रॉफिट का फार्मूला था P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T, तो मैं I1 यानी पहला प्रॉफिट फाइंड करूँगी, फिर दूसरा और फिर तीसरा। I1 है आपके पास पी की आपके पास पी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, ये देख लें। पी आपके पास क्या दिया हुआ है, P1 है आपके पास। अब पिछला मैंने चेक नहीं किया, चाहे आपको नज़र ना आया हो। हाँ जी, P है आपके पास 800 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू है आपके पास, R की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.06 और टाइम है 1। ठीक है, इसी तरह दूसरे में भी आपके पास पी आपके पास 1200 और R की वैल्यू 0.07 और टाइम इसमें भी 1 ही है। ठीक है, अब दोनों आई फाइंड कर लेते हैं। बस अब कैलकुलेटर का काम रह गया, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। पहले हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन तीनों को, यानी उधर तो 1 या 1 चाहे लिखो या ना लिखो। 800 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं। 800 मल्टीप्लाई बाय 0.06 तो आप 48। ठीक आ गया। नेक्स्ट आपके पास रुपीज़ में ही होता है प्रॉफिट, तो रुपीज़ लिख लें। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है 1200 मल्टीप्लाई बाय 0.07 तो वो आपके पास आ गया 84। अब मैंने आपसे कहा था इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। फर्स्ट प्रॉफिट एक इन्वेस्टमेंट की तो 48 रुपये प्रॉफिट हुआ, दूसरी इन्वेस्टमेंट की तो 84 रुपीज़ हुआ। तो टोटल कितना हो गया 48 प्लस 84 तो आपके पास आ गया 132 और ये आपका आंसर ठीक है 132 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन था 4.2 का और ये अभी सॉल्व हो गया, इजी था। आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, अ मैन वांट्स टू परचेज अ कार, एक कार खरीदी है 1000 cc. He has to pay 150% excise duty on price of the car. The price of a car is rupees 5 lakh. How much amount he has to pay to purchase the car? उसने कहा वैसे तो कार 5 लाख रुपए की थी, लेकिन उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी थी, एक किस्म का टैक्स ही हो गया ये। अब ये कार के इतने पैसे यानी इस पर देने पड़े और आप टोटल देखेंगे उससे कार कितने की पड़ी। प्राइस ऑफ अ कार 5 लाख थी, एक्साइज ड्यूटी उसके पास 150% का साइन है तो परसेंटेज ख़त्म करके नीचे 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 लाख में 5 से फर्क होते हैं। अब आप देखें मैं इसको 150 को डिवाइड कर दूंगी 100 पर, ये 1.5 आया हमारे पास। अब 1.5 आया, अब 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लाख से। 1 2 3 4 और 5 सिफर होते हैं इसमें, 7 5 तो कितने की पड़ी 7,50,000 की। 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 और ये 6 यूनिट 10 100,000 10,000 लाख या 7,50,000 की पड़ी। अब 50 तो इतनी तो उसकी कीमत थी और उसे पड़ी इतने की, तो इतना उसने एक्साइज ड्यूटी भी उसके ऊपर दिया। तो अब आप देख लें कि टोटल अमाउंट कितनी आ रही है आपके पास। तो ये अब आप वैल्यूज़ देख लें और इन दोनों को वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका फिर 5.3 है क्योंकि एग्जाम्पल 1 की है कि 3 की है, कुछ ऐसा ही था आई थिंक। फिर इसकी प्राइस चेक कर लेंगे अंदर जी, ये भी एग्जाम्पल ही दी हुई है आपके पास। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, ये वैल्यू थी और 7,50,000। अब देखते हैं कितने की पड़ी कार से।
तो 7 5 कितने सिफर हैं 1 2 पहले 5 लिखा हुआ है मैं 5 लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 थे प्लस 7 5 फिर 1 2 3 और 4 थे जी 12 लाख रुपए की 12,50,000 एक दो तीन और चार से भरा 1 2 3 और 4 यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख यस 12,50,000 रुपए की उससे कार पड़ी है। अब आप देख लें एक ये क्वेश्चन 6 का बी पार्ट छोड़ के आपका 5 का ए पार्ट भी एग्जाम्पल ही थी 5 का बी पार्ट भी एग्जाम्पल थी और 6 का ए बी पार्ट एग्जाम्पल नहीं था और सॉरी हाँ 6 का ए बी ये 7 का पार्ट है ये मैंने फिर 6 का बी इसको दे दिया हुआ है ठीक है आगे जो 7 का ए पार्ट है हाँ जी 7 का ए पार्ट भी आपके पास एग्जाम्पल ही थी एक ही पेपर में 3 एग्जाम्पल दी हैं लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने। अब थर्ड क्वेश्चन है ये आपका अंदर से ही है ये आपकी एग्जाम्पल नहीं है हाँ जी यूजिंग दिस